India's G20 presidency has been focused on the human-centric approach that ensure the fruit of the globalization reach the last mile of the people of the India. दिल्ली में आयोजित G20 का जो सम्मेलन हुआ है उससे भारत ने अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को उसको सुदृढ़ करके दिखाया और विश्व स्तर पर भारत की एक सुदृढ़ इमेज रखी। G20 में 83 मुद्दों पर सहमति बनी है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर भी सहमति बनी है यहाँ पर, जो COP27 में भी नहीं बन पाई। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में जब महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स के सामने लाया गया तो इससे बाकी लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिला होगा और साथ ही साथ विदेशों में भारत की छवि और मजबूत बनी। G20 में तो आर्थिक विकास की बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने G20 में भारत ने बताया कि आर्थिक विकास के साथ साथ हमारे लिए जलवायु, पर्यावरण और उसकी शुद्धता रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कुछ भी रोग पैदा हो रहा है उसका कारण जलवायु और ये पर्यावरण है, तो इसको ठीक करना है और विकास में भारत का जो विकास है अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचे, भारत सरकार यही चाहती है। जब से 2014 के बाद देश का निजाम बदला है, तब से इस देश में एक नारा चलता है, अब भारत सिर्फ भारत नहीं है, विश्व गुरु है। अब हमारे प्रधानमंत्री जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से बराबरी के स्तर पर मिलते हैं। और आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन देश हो, जहाँ जाते हैं अपने विश्व गुरु, वहाँ मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। और उसी उभरते हुए भारत में और उसी विश्व गुरु के नायकत्व में अभी देश में G20 हुआ है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, हम लोग कोरोना काल में थे या कोरोना से उभर रहे थे। उसका असर देश में तो था ही, वैश्विक स्तर पर भी लोग परेशान थे। बावजूद इसके G20 देशों ने भारत पर भरोसा किया और भारत को G20 की अध्यक्षता मिली। खुला मंच है ये। छात्र पंचायत में हम लोग बैठे हैं। हर किसी के लिए G20 की सफलता के अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए वो डिक्लेरेशन, किसी के लिए मोटा अनाज, किसी के लिए स्वच्छ दिल्ली, किसी के लिए कश्मीर में जिसको कहा जा रहा था कि 370 हटाने के बाद वहाँ बहुत ही भयानक स्थिति है, वहाँ G20 का सम्मेलन होना। सबके लिए G20 के अलग अलग मायने होंगे। छात्र पंचायत है, खुला मंच है, हम अर्पण की ओर चलते हैं। कितनी उम्मीद थी G20 से और क्या देखा आपने? क्योंकि हम लोग छात्र हैं, अपने कमरे में बैठे रहते हैं, कभी कभी उधर जाने का मौका मिलता है जहां G20 आयोजित हुआ था लुटियन के दिल्ली में। लेकिन एक परोक्ष रूप से जो शैक्षणिक तबका है, जो अखबारों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए या अन्य माध्यमों से जो देख रहा है G20 की कहानी को, उस लिहाज से क्या लगता है आपको G20 में क्या पाया, क्या खोया? पहले तो एक समावेशी विकास था, इसके थीम में ही है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। मतलब पूरी पृथ्वी ही हमारी, वसुधैव कुटुंबकम का नारा ही दे दिया कि अगर पूरा विश्व विकास करेगा तो हम विकास कर रहे हैं और पूरे विश्व में ही हम हैं, मतलब हम अलग नहीं है पूरे विश्व से। तो ये भारत सरकार ये बताने की कोशिश की है कि सबका विकास हमारा विकास। एक जगह आतंकवाद तो हर जगह आतंकवाद, एक जगह अगर टेक्नोलॉजी खराब जा रही है तो वहाँ भी हमारे यहाँ भी तकनीकी खराबी है। मतलब हम पूरे देश को जब एक धागे में पिरोएंगे, पूरे विश्व को, हाँ, तभी पूरा विश्व शांति से रह पाएगा, सुख से रह पाएगा
और जहाँ तक हम लोगों के सुख की बात है तो यही है, दिमागी सुख मिले और हम लोग खुश रहें, और मतलब खुशी और वैश्विक शांति की ही बात कर रहे थे इसमें। अब जैसे तकनीक के बारे में हो गई, तो अमेरिका की एक कंपनी ने भारत के HAL को दे दिया कि नहीं आप हमारा इंजन बनाइए, तो हम उसमें भी सफलता पाए। हमने स्वास्थ्य में कोविड के बारे में टीके की चर्चा किया, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में शांति आ सकती है और हम पूरे विश्व को शांति प्रदान कर सकते हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, वो भारत सरकार ने सब कुछ किया और अपने संस्कृति को दिखाया कि हम भी अब एक सुदृढ़ संस्कृति में है और हमारी संस्कृति खराब नहीं है। अब इस संस्कृति को जितना ऊंचा उठाए, ये उत्कृष्ट संस्कृति है हमारी, जो हमें सिखाया गया है वेदों से और वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध भी कर दिया गया है कि हमारी उत्कृष्ट संस्कृति सबको समावेशित करती है अपने में, और समावेशी विकास ही इस दुनिया का विकास है। विकसित देश, विकासशील देश, तीसरी दुनिया के देश, और ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था या इसके पहले भी जिनके पास G20 की जिम्मेवारी थी, वो सब लोग कमोबेश तीसरी दुनिया की ही देश। लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो साथ में ये संदेश भी देते हैं, विकसित नहीं चलेगा, विकासशील नहीं चलेगा, तीसरी दुनिया वाला भी नहीं चलेगा। एक पटल पे, एक धरातल पे आना ही होगा। लगा आपको कि कहीं हम उस स्तर पे कुछ कर पा रहे हैं या बात कर रहे हैं? जैसा कि भाई ने अभी बोला कि वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो यही है कि मतलब अमेरिका में कोई परमाणु परीक्षण हो रहा है और उसका जो है कुछ मिस्टेक हो गया और वहाँ पे रेडिएशन होना शुरू हुआ, तो वो चीज़ जो है हो सकता है कि इतना बड़ा कोई बम हो जो पूरी धरती को तबाह कर सकता है। तो वो बात हमें हमारे देश को भी प्रभावित करती है और एक मलेशिया को भी प्रभावित कर सकती है, इंडोनेशिया को, जो भी देश हैं दुनिया के। तो कहने का मतलब उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में दिखेगा। तो वसुधैव कुटुंबकम मतलब जब आप एक पूरी दुनिया को अपना परिवार मान के काम करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक देश से बढ़ के कहीं ज़्यादा होगी। तो ये जरूर ही हमारे देश के सॉफ्ट पावर को इम्प्रूव करेगा। और ये बताइए पूरी दुनिया को कब आप सॉफ्ट पावर और कब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करते थे? हमको लगता है ना कि जब हम लोग या जब जो आज तक 2014 के बाद जिस तरह की बातें इस देश में निकल पड़ी हैं, ये दिखाने की कोशिश होती है कि इतिहास जो है ना 2014 से ही शुरू हुआ। पहले भी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जो है ना हमारे देश में कोई नया नहीं है। बात यह है सर कि देखिए ये जो है एरा है, ये जो आज का युग चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का है। यहाँ पे जो देश अपने आप को प्रेजेंट करने में सक्सेस रहे हैं, अब चीन जो है क्लैश होता है इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे जो है, अब वो अपनी चीज़ों को बहुत तेजी से प्रेजेंट करता है और तेजी से सर्कुलेट करता है पूरे वर्ल्ड मीडिया में। हाँ, तो G20 पे ही रहते हैं, तो आप कुछ कह रहे थे बदलाव के विषय में। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? बदलाव यही है कि G20 से जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि पूरी दुनिया जो है वो ये देखिए पॉजिटिव जब एक मिनट, जब इफेक्ट होगा तो निगेटिव ही होगा, इम्पैक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जब भी आप इफेक्ट की बात करेंगे तो वो निगेटिव ही होगा, इम्पैक्ट जब होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो निर्णय आपको करना है कि G20 का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है ना। इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है जैसा आपने कहा, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा जाएगा, अच्छा पड़ा है जो है उसका कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि बाजारू दुनिया है। बाजारू दुनिया है तो उसमें कैसे चीज़ों को नैतिकता के साथ व्यापार जो है पूरी दुनिया में सामंजस्य बैठा के किया जाए। G20 का मतलब ही यही है कि जो अर्थव्यवस्थाएं जो बाजार आधारित हैं, वो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, तो वो कैसे सर्कुलेट सही तरीके से G20 में क्या हुआ उस पर ज्यादा बात करते हैं, कथा कहानी कम करते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, पहले ये धरातल पे कैसे आई G20 की बात, कैसे धरातल हम थोड़ा शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि में जाना चाहते हैं, हाँ? पृष्ठभूमि की बात करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसका ले जाएंगे, थोड़ा G20 कैसे हुआ इंडिया में उसको ज़्यादा समझ में आएगी। हुआ ये सर 1967 की बात है सर, जब इजराइल बन ही रहा था। जब बन तो 48 में गया था, लेकिन जब 1967 में सब अरब कंट्री मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया, तो उस समय क्या किया कि बहुत इजराइल की हालत ख़राब हो गई। फिर 6 साल बाद आक्रमण फिर कर दिया। तो जब 6 साल बाद आक्रमण कर दिया तो यूएस ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया कि हम सपोर्ट करते हैं और आर्म्स भेज दिया।
जब आर्म्स भेजने लगा तो सारे अरब लोग परेशान हो गए कि यूएस ने भी सपोर्ट कर दिया। जब यूएस लोग सपोर्ट कर दिया तो यहाँ से ओपेक एक नेशन है अरब का, ऑयल सप्लाई कंट्री का, तो ओपेक कहते हैं, तो ओपेक ने इसको सब बंद कर दिया तेल देना, ये वेस्टर्न नेशन और जितने भी नेशन है, जिससे इन लोगों का क्राइसिस शुरू हो गया। सर डिमांड एंड सप्लाई का क्राइसिस हो गया, एनर्जी क्राइसिस होने लगा। तो एनर्जी क्राइसिस होने के बाद फिर इन्होंने अमेरिका, सारे यदि उस समय डेवलप्ड नेशन थे, अमेरिका, अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस मिलकर साथ में आए और उन्होंने कहना कहा कि भाई इसका निपटारा कैसे होगा। तो उन्होंने आगे मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग बुलाया फाइनेंस मिनिस्टर का। उस समय जो स्टार्ट हुआ G20 का, तो इनफॉर्मल मीटिंग हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री का और सेंट्रल बैंक का। तो वहाँ से स्टार्ट होते होते फिर जब आगे वहाँ से मेंबर आए, फिर उसको जापान ने जोड़ा, फिर कनाडा को जोड़ा, फिर 98 में आया तो रसिया को जोड़ा, फिर रसिया को 2014 में उसको बाहर भी कर दिया जब क्रीमिया पे वार हुआ। तो मेन G20 के कहने का मतलब ये इकोनॉमिकल मंच है। और जैसे बढ़ते बढ़ते जब 2002 में जब हमको यूएस पे अटैक करने को मिला, तो जब बुश ने हमारे ये करने की, इसमें टेररिज्म भी आएगा, इसमें ये मुद्दा नहीं है जिसपे हम कंट्री को, जो पूरा विश्व को इफेक्ट करे, नेगेटिव या पॉजिटिव वे में इफेक्ट करे, उसको एक करना चाहिए। जिससे एक घटना है 1997 का थाईलैंड में वहाँ पे करेंसी डिप्रिसिएशन हो गया था, तो उसी का इफेक्ट हुआ कि मलेशिया में भी करेंसी डिप्रिसिएट करने लगा, साउथ कोरिया में हो गया। जब साउथ कोरिया में करेंसी डिप्रिसिएट होने लगा तो वहाँ सरकार गिरने के करीब आ गई। तब ने सारे गवर्नमेंट ने मिलकर सोचा कि अब तो हमें कोई कदम लेना ही पड़ेगा। तब फिर ऐसे करते करते फिर 2008 आ गए। तब 2008 में एक भयानक क्राइसिस आया। तो 2008 से लेकर 2023 तक पहुंचने में 2008 से होगा, मेन 2008 ही है सर। हाँ। 2008 से ही वहीं से स्टार्ट हुआ हेड ऑफ मीटिंग ऑफ स्टेट का, मतलब जो कंट्री का हेड होंगे वो मिलेंगे। तो पहला मीटिंग यूएस में हुआ। तो हाँ, तो मैंने वो बाकी ऐतिहासिक बात, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे, समझेंगे, डिबेट से इतर। लेकिन हम जिस वार की और जिस दबाव की बात कर रहे थे, मैं अपनी तरफ से ये बात रखना चाहता हूँ कि जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली तो जितने भी विशेषज्ञ थे अलग अलग स्तर पे लिख रहे थे, उनकी सबसे बड़ी चिंताएं ये थी कि ये G20 जिसमें भारत को अध्यक्षता मिली है वो ऐसे समय में मिली है जब यूक्रेन और रसिया के बीच वार चल रहा है और भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा दोनों देशों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए G20 को सफल बना लेना। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि ये जो G20 का जो गठन हुआ ये आर्थिक मुद्दे पे हुआ, और जो अभी G20 हुआ भारत में, इसमें भारत ये चाहता रहा कि हमेशा सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पे ही बात हो, और ऐसा ही सब जितने ज़्यादातर इसमें पॉलिसी या कुछ अपनाए गए हैं सब आर्थिक मुद्दे पे ही ज़्यादातर है। जैसे कि अभी आर्थिक गलियारे की बात की जा रही है, भारत से यूरोप जाने के लिए पश्चिम में एक आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा, जिससे बेरोजगारी दूर करने के लिए लगभग 40% रोजगार उससे बढ़ेगा भारत में। तो आर्थिक मुद्दे के लिए ये किया गया है काम। दूसरा ये काम किया गया है जैसे कि यूरोप बुढ़ों का देश कहा जाने लगा है। ऐसे में भारत अभी युवाओं का देश है, ऐसे में श्रमिकों की ज़रूरत पड़ने वाली है यूरोप को। तो ये भारत इसके लिए बहुत, मतलब कि भारत जो है इसमें बड़ा मायने रखता है। इस मामले में बड़ा ही सतही तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, जैसा कि देश का प्रधानमंत्री रखता है। जब प्रधानमंत्री ने देश के कौशल विकास की बात की तो यही बात कहा था जो आप कह रहे हैं, कौशल उन्नयन की बात। काहे के लिए? तो हमको IIT नहीं चाहिए, हमको ITI चाहिए। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है। अभी जब अर्पण ने बात शुरू की थी तो अर्पण ने HAL का नाम लिया था। जी। हम केवल लेबर सप्लाई करने के दिशा में ही नहीं बढ़ रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री का ये भी विजन रहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। विदेशी कंपनियां, जो विदेशी कंपोनेंट हमारे यहाँ आते थे, वो सब हमारे देश में ही बनाए जाएंगे। चंद्रयान के मामले में अभी आप देख चुके हैं कि हमारी देसी कंपनियों ने
जो सरकार के PSU हैं जो उस दिशा में काम करते हैं। कल ही मैंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल इस विषय पे लिखा है किसी और के लिए। तो अब हम लोग सब कुछ बना रहे हैं। डिबेट में हम सब लोग पढ़ते लिखते हैं और उस पढ़ लिख के, चूंकि हम लोग तो न तो किसी डेलीगेशन के पार्ट हैं, पहले ही हमने चर्चा शुरू करते हुए हमने ये कहा कि जो अपरोक्ष रूप से चीज़ें हमारे सामने आती है उसी के आधार पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मणिकांत ठाकुर, आप लोगों ने भी सुना होगा, BBC में थे। पटना से मणिकांत ठाकुर की रिपोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, जब छोटे होंगे, हम लोग तो सुनते ही रहे। तो 3 शब्दों में उन्होंने G20 की बात कही है। मणिकांत जी ने कहा है कि यदि G20 की सफलताओं को चंद शब्दों के जरिए रखा जाए तो मैं यही कहूँगा, G20 के लिहाज से हमारी विश्व भारतीय उपलब्धियां हैं अभूतपूर्व सहमति पत्र, जो सहमति पत्र बना वो, अफ्रीकी महासंघ को G20 में शामिल करना, और तीसरा आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा। कितना खिलाया मोटा अनाज लोगों को? अभी तक तो सुना समझा ये जाता था कि जैसे ही बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे डिश परोसे जाते हैं जिसका नाम शायद मेहमान ही जानते हैं और मेजबान। तुमने तो बाजरा परोस दिया। कितना पसंद आया लोगों को बाजरे की थाली? सर, हमने अपना जो कल्चर है वो तो दिखाया ही, साथ साथ हमने ये भी दिखाया कि जो हमारे फूड्स ग्रेन्स हैं वो कितने आगे बढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ हमने सिर्फ खाने के मतलब उन्हें अपना टेस्ट, अपना स्टेपल फूड दिखाया, बल्कि जो हमारे यहाँ फार्मर्स है वो कैसे उन्हें उगाते हैं और जो इतनी प्रोडक्टिविटी है उसकी जो क्वालिटीज़ है, यहाँ तक कि महिला किसानों को भी आमंत्रित किया गया था। तो ये एक अच्छा कदम था कि हाँ, विश्व में पता चल रहा है कि भारत में महिला किसान खेती कर रही है और इस स्तर पर कर रही है कि मटके में वो अलग अलग तरह के बीज उत्पन्न कर रही है। और उन्हें उनके वर्ल्ड लीडर्स के सामने महिलाओं को भी जब इनवाइट किया गया तो बाकी लोगों में भी मतलब इंस्पिरेशन, उन्हें एक आइडल की तरह देखेंगे और आगे और भी कुछ नया इन्वेंशन करने की लोग सोचेंगे। तो विपक्ष चाहे जो भी कह ले कि ये G20 ढका सा G20 था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने हर उस व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जिसको दिल्ली में होना चाहिए था। किसान भी आए थे, आर्टिशन भी आए थे, दस्तकार भी आए थे, सबने G20 में शिरकत की। मिथिला पेंटिंग वाले लोग भी थे जी। और मतलब अलग अलग जो भी खास चीज़ें हैं, जैसे बिहार की मधुबानी पेंटिंग हो गई, तो इन लोग को भी बुलाया गया था। यहाँ तक कि चंद्रयान को भी प्रस्तुत किया गया था पेंटिंग के जरिए। तो ये भी एक अच्छा कदम था कि हम अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जो हमारी पुरानी ट्रेडिशंस है, जो हमें कहते हैं कि खजाने की तरह है हमारे लिए ये सारी ट्रेडिशंस, ये कला, उन सबको एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी भारत के लिए। नालंदा भी था, ढकना तोपना नहीं था, बस दिखाना था। भग्नावशेष ही सही, लेकिन हमें दिखाना है कि हम ऐसे थे। जम्मू कश्मीर भी ले गए लोगों को, अतिथियों को। G20 का सम्मेलन काफी लंबा चला है। कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर उबल रहा है, लेकिन वहाँ भी G20 कराया गया। वो कौन सा गाना है, नाटू नाटू, वहाँ कलाकार पहुंचे हुए थे, डांस भी किया विदेशी लोगों ने। क्या छवि बनी इससे भारत की? एक इससे भारत मतलब यही छवि बनी है ना कि जो भारत अपने आप में एक सुदृढ़ देश है। जैसे उसकी छवि मतलब अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमेशा भारत की छवि एक तरह से विदेशी मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भारत की छवि को हमेशा गिराने की कोशिश की गई। लेकिन जो भारत ने G20 का आयोजन कराया, उससे यही पता चला कि जो मतलब भारत में जैसे मतलब जम्मू कश्मीर की जो इमेज दिखाई जा रही है वैसी स्थिति नहीं है। वो भी भारत का एक मतलब हमेशा कहा जाता है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब वो मतलब उसको इस तरीके से दिखाया गया कि वो हमारा हिस्सा है। और वहाँ पे भी जो आयोजन किया गया है मतलब वो दिखाया गया है कि शांति है। हाँ, वहाँ पे शांति है। चंद शब्दों में जब बात कहूँ, और जहाँ से आपने बात की थी परंपराओं की, संस्कृति की, कल्चर की, शायद अंकित ने किया था, तो कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो जहाँ हमने पिछले 1 साल में जहाँ हमने तैयारी न की हो। हर जगह हम अतिथियों को ले गए। कितनी बैठकें हुई थी? 215
215 बैठक हुई। अलग अलग जगहों हाँ, पर। अलग अलग। क्या मकसद रहा होगा? भारत 70 शहर में रहा भारत सर। को ही दिखाना था सबको, भारत में कैसे लोग हैं, कितनी विविधताएं हैं और इस विविधताओं से हम देश को चला पा रहे हैं। मतलब अच्छा। जो हम दूर से देखते हैं, बता देते हैं भारत कश्मीरियत की रक्षा नहीं कर पा रहा है, भारत में तिब्बत के आसपास जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत के लोग ऐसे हैं, सिक्किम में ऐसे हैं, ऐसा मेघालय में भी ये कूनो जनजाति की जो झगड़े हुए थे आपस में जनजातियों को, भारत को ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है, भारत बताना चाह रहा था कि इतनी विविधताएं हैं, अगर एक दो छोटी घटनाएं हो जाती हैं तो पारिवारिक हिस्सा है, उसे हम मिलकर अभिभावकों की तरह ठीक कर लेंगे। और ये बताने की कोशिश की तो हम जितने भी सबल होंगे, आप हमसे डरिए मत, हम पूरे विश्व के लिए खड़े हो रहे हैं। जैसे होता है कि हम ताकतवर हो रहे हैं तो चाइना डरे कि भारत क्या करे, तो भारत ये बताना चाह रहा है कि हम जितने भी बलशाली बनेंगे, हम विश्व के लिए ही बन रहे हैं। मतलब अर्पण की बातों को मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। चाइना डरे तो भारत क्या करे, जबकि ये देश का एक बड़ा नेता ये कहता है कि लगातार चाइना हमारी जमीन कब्जा कर रहा है। सेनाध्यक्ष आते हैं, कहते हैं कि 1 इंच जमीन भी हमने नहीं दिया। कौन क्या कहता है उन बातों पर न जाए, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हमारा बढ़ना किसी को डरा नहीं सकता। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले जब पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई थी तो भारत ने बोला था कि हम अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेंगे नहीं, ना दूसरे की लेंगे। मतलब हमारी जमीन अपनी मातृ उसको तो उसकी रक्षा करेंगे, पर दूसरे की जमीन पे हम कब्जा करने नहीं जाएंगे। यही संप्रभु भारत की बात है। मतलब हम अपने क्षेत्र में तो अपने फैसले ले सकते हैं, अब कश्मीर भारत का है तो हमें कश्मीर बचाना ही है, क्योंकि अपने बच्चे को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो भारत को, और जैसे माँ बाप हमारे संस्कृति इसलिए दिखाई जाती है, हमारे पापा यही बोलते हैं कुछ नहीं तो 12 घंटे मेहनत करोगे हमारी तरह तो बहुत अच्छे से जी लोगे। मतलब ये बताने की कोशिश करें मेहनत हमारी परंपरा है, बस कमी है तकनीक की, कोई गाइडलाइन देने की। तो अगर हमें ये सब मिल गया है, हमें तकनीक मिल गई है, हमें अच्छा लीडर मिल गया है और बहुत सारी चीजें हमें पर्याप्त मात्रा में दी जा रही हैं, तो हम और अच्छा करेंगे तो भी डरने की जरूरत नहीं। और भारत हमें पाने की कोशिश कर रहा है, पाने की इच्छा ही बहुत कुछ है। भारत सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की बात ही नहीं करता, बिल्कुल अतिथियों के सम्मान की भी बात अतिथि करता है, देवो। और अतिथि देवो भव। और जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए हुए थे, तो प्रधानमंत्री जब उनका स्वागत कर रहे थे तो कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें पीछे लगी हुई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर, नटराज नालंदा विश्वविद्यालय, साबरमती आश्रम। क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री? सर, इसमें हमारे प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है जो बहुत समृद्ध है, ठीक है, जो हमारा एंशियंट पीरियड से चला आ रहा है, जो भारत है, भारत एंशियंट पीरियड में तो इंडिया नहीं था, वहाँ से भारत आते हैं, तो भारत का हमारा कल्चर मेन हमारे प्रधानमंत्री उसमें दिखाना चाह रहे थे G20 समिट में, कि हमारा कल्चर कितना समृद्ध है। और हम कल्चर्स के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, 1 अर्थ 1 फ्यूचर एंड 1 फैमिली, इसके बात करते हैं। क्या G20 कराया आपने? बारिश हुई, सब नाश दिया, उनके पाप का जो पाप किया था इस सरकार ने, उस पाप का ही परिणाम है कि G20 वाले दिन बारिश हो जाती है और पानी पानी हो जाता है। ये मंगरुआ नहीं, प्रियंका गांधी कह रही हैं। विपक्ष के इस तरह की आलोचना को किस तरह से देखती हैं भावना? सर, विपक्ष का आलोचना करना सही है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर उनका इस तरीके के बयान देना ये बहुत ही गलत है। हर चीज़ को आप सियासत के तरीके से नहीं बोल सकते, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं घसीट सकते। जब बाहर के लोग हमारे, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आया है, तो हमारा काम है कि हम अपने अंदर की जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं उन्हें छुपाकर एक साथ रखें। अब ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बारिश हो रही है, तो हमें उसके लिए कंसर्न दिखाना चाहिए, कुछ वो करना चाहिए, ना कि इस तरह की टिप्पणियाँ करके अपनी ही इमेज खराब करनी चाहिए। सर, इससे कभी कभी ये होता है कि हाँ, जनता का भी थोड़ा विश्वास हिलने लगता है ऐसी सरकार, मतलब ऐसे पार्टियों से जो हर चीज़ में ही कुछ ना कुछ अब मतलब जो सही टिप्पणियाँ नहीं है वो करती हैं, गलत बोलती हैं। और आपका जो मन करे वो करते जाएं। विपक्ष के नेता को इतना बड़ा G20 का सम्मेलन हो रहा है और विपक्ष के नेता को ना बुलाएं। मैंने इतना आप लोगों के आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है कि आप ये मान के चलते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार होगी या नरेंद्र मोदी इतने साफ सुथरे हैं कि इन्होंने बुलाया होगा और वो नहीं आए होंगे। अंकित, बुलाया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, सबसे बड़े विपक्षी दल के अध्यक्ष हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है कि बुलाया था कि नहीं बुलाया था, लेकिन
एक डेकोरम की जो बात है कि जो विपक्ष है उसके नेताओं को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि होना चाहिए था उनको, और अगर नहीं बुलाया या आए नहीं आए वो मुझे नहीं पता। तो नहीं बुलाया था तो शायद मीडिया में ये बात आकर नहीं हाँ, बुलाया इसीलिए हम जो बात कर रहे हैं वो मीडिया से ही तरह तीसरी दुनिया के किसी संचार माध्यमों से मेरे तक खबर पहुंची होगी कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए नाराज हैं कि उनको बुलाया नहीं गया। बुलाना चाहिए सर, ये नहीं बुलाया गया। दिखाना चाहिए परंपरा में नहीं बुलाया कि हमारे वरिष्ठ लोग हैं, अगर देश को चलाने में तो सहयोग करते ही हैं लोग। विपक्ष तो बहुत जरूरी है देश के लिए और विपक्ष- लोकतंत्र के लिए। लेकिन ये सरकार का ये कहना है कि ये सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम था इसलिए प्रधानमंत्री प्लस मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण गया था। सरकारी कार्यक्रम था जब अटल जी गए हुए थे। सर जब वो बात ऐसी करने के टिप्पणियां लिए। कर रहे हैं G20 के बारे में कि पाप का नतीजा है इसलिए पानी भर गया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं उसको। नहीं, ये तो बाद में टिप्पणी की होगी ना। तो सर मतलब अब सर अचानक से तो कोई चीज नहीं होती ना, मन में तो वो बातें वही आइडियोलॉजी चलती ये- है ना कि हर चीज को हमें टोकना ही है, करना ही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब मैंने अगर- आप ये कहना है कि ये लोकतंत्र, ये संसद, ये पूरी भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा केवल सत्ता पक्ष से चलेगी, विपक्ष को आप बुलाएंगे ही सर, नहीं। वो बात ही नहीं है, लेकिन हम जो चीज डिजर्व करते हैं जहाँ रहना, मैंने क्या डिजर्व करते हैं, क्या अगर सर नहीं ऐसी रहना, टिप्पणियां करेंगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है उनका वहाँ बैठने का। तो और वो भी deserve तो नहीं करते। उनको भी तो देश की जनता ने चुना है, तो सर उनकी किसने चुना है सर? उनको भी तो देश की सर जनता बात ने। चुनने की नहीं है, बात हाँ। ये है कि हमें पता होना चाहिए किस मुद्दे पे हमें क्या बोलना है। अरे वो आप उनकी टिप्पणी को सकारात्मक भी तो ले सकते हैं कि बारिश आई और आपका करोड़ों का ढह गया, आपने ऐसी तैयारी क्यों नहीं की कि कम से कम वो करोड़ों रुपए नुकसान नहीं होते। हमेशा प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वही सही नहीं होता। वही सही उनको भी नहीं तो होता, चिंता रही होगी। प्रियंका गांधी हिमाचल में थी, हिमाचल में बहुत बारिश हो रहा था, उनके बीच होंगी। यहाँ दिल्ली में G20 के दौरान बारिश हो गई, मंडपम में पूरा पानी हो गया। सर, चिंता ऐसा की नहीं है कि अभिव्यक्ति सारी चिंताएं जो है इन्हीं को है। सर वो बात ही नहीं है, वो तो जो लूप होल्स है वो बीच में है, उसका तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर हम ऐसी चीजें बोलते हैं तो हमें जनता का भी साथ नहीं मिलता। मैंने आप क्या चाहती हैं आप? राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, ये बस गलत। विपक्ष को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। ऐसे भी भारतीय कूटनीति की ये विशेषता रही है कि वैदेशिक नीति के मामले में या विदेश का जहाँ विदेशी नेताओं की जहाँ भागीदारी होती है, हम एक स्वर से बोलते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन इस सरकार की खामी कहें या विपक्ष का प्रोपेगेंडा कहें, प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हमारा देश। इनका देश था, हमारा मतलब हम सबका हो गया। हमारा देश, बुद्ध का, जहाँ पे बुद्ध ने जन्म लिया था, आगे तो वही कहते हैं सर। हमारा देश सपेरों का देश था। समझ नहीं पाते थे लोग। मैं जब फलाने कंट्री में गया था, तो इस तरह की टिप्पणियां और विपक्ष, मैंने जो चीजें आप देश में कह सकते हैं वो चीजें विदेशों में कहने की जरूरत नहीं है। वहां जाकर विपक्ष, तो इस परंपरा की गलतियां इधर से भी होंगी, गलतियां उधर से भी होंगी। गलतियों को ढाका तोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसकी चर्चा होनी चाहिए। और ये चर्चा तो यूं ही अविराम चलती रहेगी। G20 को लेके और भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।